क्या है? पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो पर 100 जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा परसेंटेज। तो वैल्यू पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत चीजें इसमें और मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, कि जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह होता है, जो भी स्कोर्स आते हैं आप लोगों के, लेट से कोई टेस्ट है जिसमें जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 25 है और आप उसमें 13 मार्क्स ले आते हो, आपके मार्क्स आ गए 13 आउट ऑफ 25। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू, जो टोटल वाली वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड होता है, वो कहाँ लिखा जाता है? न्यूमरेटर पर लिखा जाता है। और ये वैल्यू जो मैक्सिमम मार्क्स वाली वैल्यू है वो यहाँ क्यों लिखी जाती है? क्योंकि हम जो परसेंटेज वैल्यू है वो हम मैक्सिमम मार्क्स से फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जिस वैल्यू से आप परसेंटेज फाइंड करेंगे वो वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी हमेशा। ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि 13 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, बेसिकली इसका मतलब ये है कि 13 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, यही है क्वेश्चन हमारा। या 13 आउट ऑफ 25 तो क्या परसेंटेज होगा, या 13 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25। ठीक है। तो होता है क्या है कि जिस टाइप से लिखा हुआ है हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। कितना आ जाएगा? 52। तो 52% आपका आंसर हो जाएगा कि वैल्यू जो है वो 52% है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज वैल्यू ना कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है। ये 52% है अगर, तो किसी न किसी वैल्यू का 50% होगा। 52% ऑफ अ वैल्यू, किसी ना किसी वैल्यू का ही होगा। कोई 52% क्या है भाई? अगर खाली बोलते 52% तो किस चीज का 52%? किसी चीज का तो है। आपका स्कोर आया, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 70% चल रहा है, तो 70% किसी वैल्यू का तो होगा ना। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। तो ये 52% ऑफ टोटल मार्क्स जो है उसका यहाँ पर हमें इतना स्कोर मिला इस टाइप से। तो किया क्या गया है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, इस फ्रैक्शन को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू आर गेटिंग अ परसेंटेज वैल्यू। तो बेसिक जो पहली बात आई सामने वह है कि फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी एक फ्रैक्शन लिख दूं, जैसे 13/25 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर 52% है तो इनकेस अगर 130/250 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये है तो वही चीज भाई, 0 कट जाएगा, 0 तो कट जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, बस उसकी वैल्यू भले चेंज हो रही है। मतलब रेशियो तो वही है, वैल्यूज तो अलग अलग हो ही सकती है, रेशियो वही होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का एक ही फ्रैक्शन बोलूं तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 13/25। 13/25। और 13/25 लिखा हुआ चाहे जिस फॉर्मेट में लिखा हो, अगर सपोज मान लो यहाँ पे लिखा हो 6.5 और यहाँ लिखा हुआ है 12.5, तो भी ये 13/25 ही है। मैं डबल कर दूं तो भी ये वैल्यू तो वही रहेगी 13/25। इसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 52% आएगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यू सेम है। तो एक पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ईच फ्रैक्शनल वैल्यू विल हैव अ यूनिक परसेंटेज वैल्यू। कोई भी फ्रैक्शन अगर आप लोगे दुनिया का, अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, मतलब उससे ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई ना कर पाए, तो उसकी अपनी एक खुद की कोई ना कोई यूनिक परसेंटेज वैल्यू होगी जो कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे 1/2 होता है, कोई भी वैल्यू का हाफ कर दो तो उसका मतलब क्या होता है? 50% होता है। तो 1/2 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 50%। तो कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। मैं आज उन वैल्यूज में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है, बट मैं बता दूंगा कि आपको काम क्या करना है। उतना काम आप लोग घर से अगर करके आएंगे तो आप लोग को अगली क्लास में और बेटर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि उसमें है क्या, जो बातें भी बताने वाला हूँ वो वैल्यूज को याद करना है हमें बेसिकली। तो कुछ वैल्यूज बताऊंगा और उनके थ्रू बाकी वैल्यूज आपको खुद से निकालना आना चाहिए सभी को। तो जैसे 1/1 लिखा है, तब क्या लिखिएगा? 1/1 100% है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1/2, तो 50% हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे कि वो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, खाली फ्रैक्शनल वैल्यू उसका परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1/3 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा और ये रेकरिंग डेसिमल मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले भी पूछा था, फिर से एक बार पूछना, देखना कितने लोगों को ध्यान है।
ये वैल्यू में 33.33 मिल रहा है, ऊपर बार लगा दिया, मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है। दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल कब मिलता है, किन केसेस में मिलता है, कौन बताएगा आप में से? यस, नॉन टर्मिनेटिंग को ही रेकरिंग बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि किन केसेस में मिलता है। हाँ, ये 9 तो नहीं है ना, ये तो 1/3 है। मिल तो रहा है, मिल तो रहा है ना, यहाँ पे ये बार लगा, इसका मतलब क्या है, रेकरिंग डेसिमल है ना। माय क्वेश्चन इज, ऐसा क्या खास बात है इस फ्रैक्शन में या किसी और फ्रैक्शन में कि आपको रेकरिंग डेसिमल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसे अगर मैं मान लीजिए 1/8 लिखूं, तो 1/8 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 12.5 होती है, 12.5%। बट ये कंप्लीट वैल्यू के टर्मिनेट हो गई, 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रही है, 5 के बाद वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही। बट ये वैल्यू जो है 33.3333 है, इनफिनिट तक चलती जाएगी। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग विच इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल, है नो डाउट। बट किन केसेस में मिलना है, ऐसा क्या खास बात है इसमें, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। बताओ भाई, कितने लोगों ने नंबर्स सिस्टम वाली क्लास की मेरी? बाकी लोग नहीं किए हैं तो हैंड रेज नहीं कर रहे कोई। तो आपको पता होना चाहिए रेकरिंग डेसिमल। शायद वो टर्म मैंने यूज किया था एक बार, बट बहुत डिटेल में गया नहीं था, मुझे ध्यान है। मेरा क्वेश्चन ये था कि रेकरिंग डेसिमल क्यों मिलना है। तो भाई देखो, एक बात होती है, जैसे अगर मेरे पास अगर एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है x/y, ठीक है, अगर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है 2 या 2 की पावर्स, या ओनली 5, या 2 and 5 ओनली, तभी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर अपनी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर उसके साथ आ गया तो आपको रेकरिंग डेसिमल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, मैंने 1/8 दिया था ना, 1/8 इज व्हाट, 2 क्यूब, इसमें सिर्फ 2 है ना, इसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है। तो अब वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर, मतलब वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 हो, वही आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई नंबर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। बाकी हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं। समझे मेरी बात को, क्लियर? लेकिन जैसे अगर 1/6 है तो 1/6 में क्या है, 2 भी है और 3 भी है, 2 की वजह से टर्मिनेट होना चाहिए, बट 3 उसको टर्मिनेट नहीं होने देगा, तो इसमें भी रेकरिंग डेसिमल ही मिलेगा आपको। समझ गया बात को? तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो वहां पे आपको रेकरिंग डेसिमल मिलेगा ही मिलेगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। क्लियर? फिर इसके बाद आए 1/4 पे, तो 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25%। 1/4 इज व्हाट, हाफ ऑफ 1/4, है ना। देन जल्दी से आते हैं 1/5 पे, 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20%। 1/6 इज हाफ ऑफ 1/6, तो 1/3, तो इसका हाफ करोगे वैल्यू हो जाएगी 16.66%। बहुत लोग इसको 16.67 भी लिख देते हैं, बात वही है घूम फिर करके, है नहीं। तो अगर आपको ये वैल्यू ऐसे मिल रही है तो लिख सकते हो, अदरवाइज 1/3 को बहुत लोग परसेंटेज में 33 1/3 परसेंटेज भी लिखते हैं, क्योंकि 1/3 की डेसिमल वैल्यू जो होती है वो 0.3333 होती है। तो 0.333 की जगह पर 1/3 भी लिखा जा सकता है, तो 33 होल 1/3 ऐसा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही? ये इसके साथ बताऊंगा, 1/3 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0.3333 होती है। तो ये जो लिखा हुआ 0.33 उसकी जगह आप 1/3 भी लिख सकते हो, तो 33 1/3 आप उसको लिख सकते हो। तो अगर 1/3 is 0.333, तो 1/6 is what, 0.66666 होएगा। तो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं 16 2/3 लिख सकता हूँ? तो ऑप्शंस में होता है क्या ना, कई बार ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखा रहता, फ्रैक्शंस में लिखा रहता है। तो हर एक पॉइंट को फ्रैक्शन में भी लिखना हमें आना चाहिए, जो डेसिमल वैल्यूज हैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि चलो 1/6 है तब तक तो ठीक है, मान लो ये 2/6 लिखा, मैं न्यूमरेटर वाली चेंज कर रहा हूँ, 3/6 लिखा हुआ है, 4/6 लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है, 7/6 लिखा हुआ है, 9/6 लिखा हुआ है, या मान लो 11/6 लिखा हुआ, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ, वैल्यू पूछी जा रही परसेंटेज में क्या होगी। तो सबसे पहला काम जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, 1/3। तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, 33.33%। इसको सिंप्लीफाई करोगे
1/2 इज 50%। ये भी मतलब ये नया वैल्यू नहीं है मेरे लिए, ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। तो होगा क्या कि आप उसी फ्रैक्शन को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करता जाऊं, दिखेगा अलग बट एक्चुअल में वो वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही है। 4/6 इज व्हाट? 2/3। अभी बताया 2/3 का मतलब 0.6666 होता है डेसिमल वैल्यू, बट परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। समझे बात को? अब आते हैं हम लोग 5/6 पे। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ऐसी वैल्यूज में ब्रेक करो जो आपको पता है। लाइक 5/6 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो हो सकता है कि 6/6 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक केस ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं 3/6 में 2/6 को ऐड कर लूं, या 4/6 में 1/6 को ऐड कर लूं, जो अच्छा लगे वो कर सकता हूं। बस आपको देखना ये है कि आप ऐसी वैल्यूज लिखो जिसको लिखने में आपको दिक्कत ना हो। पता चला ऐसी वैल्यू लिख रहे हैं फिर उसी को फाइंड कर रहे हैं, तो उससे अच्छा सीधे इसी को फाइंड कर लो, तो घूम फिर करके क्यों फाइंड करना है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 6/6 का मतलब 1/1, और 1/1 इज व्हाट? तो 100 में से आप 16.66 निकालिएगा तो क्या बन जाएगा? 83.33% बन जाएगा। अगेन रेफरिंग डेसिमल। अगर आप इसको देखो 3/6 इज व्हाट? 1/2 विच इज 50%। 2/6 इज व्हाट? 1/3, और 1/3 इज व्हाट? तो बीच में एडिशन का ही तो साइन है, क्या आया? 83.33 आया। बात तो वही आ गई। अब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 11/6 की बात करता हूँ, 11/6 को क्या मैं 6/6 प्लस 5/6 लिख सकता हूँ? पहली बात कि जहां न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, वैल्यू इज मोर देन 1। अब मोर देन 1 है तो 100% से तो ज्यादा ही होएगा, तो पहले उसका 100% अलग कर लो, पहले उसका 100% अलग कर लो। तो 100% के ऊपर कितनी है वैल्यू? 83.33। तो यू विल से कि सर इसकी वैल्यू जो है वो 183.33% होगी। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अभी तो आप लोगों को बस ये वैल्यूज लग रहेंगे, बट क्वेश्चंस में इनका बहुत ज्यादा यूज है। और अरिथमेटिक जो पॉइंट्स का एक पोर्शन है, अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI/CI रेशियो, है ना, एवरेज, टाइम एंड वर्क, TSD, सारे चैप्टर्स आएंगे। और अगर मैं वेटेज की बात करूं कि कैट में इस पोर्शन का कितना वेटेज है, तो आप ये मान करके चलो कि आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस आपको 6 to 8 क्वेश्चंस तो श्योर शॉर्ट है कि मिलेगा हर एक स्लॉट। कोई ऐसा जिसने लास्ट ईयर का पेपर दिया है? आपने दिया? कौन सा स्लॉट था आपका? फर्स्ट स्लॉट था। 22 क्वेश्चन कौन में? हाँ, तो अरिथमेटिक से कितने मिले आपको लगभग? एग्जैक्टली याद नहीं होगा, फिर भी 8 9 है ना। 6 to 8 तो श्योर शॉर्ट है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि भाई अरिथमेटिक बोल कर रहा हूँ सिंपल सा एक टर्म, बट इसमें कई कई टॉपिक्स हो गए ना, अलग अलग चैप्टर्स हो गए, तो 6 to 8 आपको मिलेंगे कम से कम क्वेश्चंस। और कौन बता सकते अपना परसेंटाइल अगर माइंड ना करें? कट ऑफ क्लियर हो गई थी, तो लगभग कुछ भी 70 के आसपास। कितने क्वेश्चन सही थे आपके? 11 नहीं, गलत बता रहा हूँ। नहीं, फिर भी गलत है। 10 सही करोगे तो आपको परसेंटेज ज्यादा होगा। हाँ, तो फिर गड़बड़ है। हाँ, तो मैं बस थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने लगभग 22 में से 22 में से 10 क्वेश्चन अगर सही किए होते और कुछ गलत नहीं होता, आपका 30 मार्क्स मिलते आपको, स्केल होकर के थोड़ा और ज्यादा बन जाता, आपका स्कोर कुछ परसेंटाइल कुछ नहीं तो कम से कम 98 के आसपास होता है ना। अपने सीनियर से पूछिएगा जिनको अपना ध्यान हो थोड़ा बहुत, या बाहर जाके पूछिएगा, जब बाहर निकलेगा यहाँ से क्लास के बाद तो सर बैठे हैं ना, उनके पास सबका रिजल्ट रखा हुआ है, तो बता देंगे एग्जैक्टली। और कुछ लोगों का तो स्कोर कार्ड का तो वो भी होएगा, मैं इमेज भी रखी होगी उनके पास, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो 10 क्वेश्चन पर आपका लगभग परसेंटाइल कट ऑफ तो निकल ही गया, प्लस आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो अगर आपको इस अरिथमेटिक टॉपिक से, आपस में बातें नहीं की, अगर आपको अरिथमेटिक टॉपिक से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक दो नहीं बनने के चांसेस ज्यादा है, मान लो 5-6 भी बन गए, तो आप कट ऑफ के काफी क्लोज पहुंच जाओगे। वैसे कट ऑफ तो बहुत लो होती है हर एक आयाम पे, कहीं 70 होती, कहीं 80 भी होती है ना, बट फाइनल बनते बनते मेरिट ऊपर चली जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो
आपको कम से कम टारगेट 90 परसेंटाइल का करना चाहिए कम से कम हर एक सेक्शन में। हाँ आएगा, श्योर शॉट आएगा। और 12 डिजिट 6 के पेयर्स में रिपीट होंगे, आप चेक करके देखो। हाँ तो 3 आ रहा है ना, करके देख लो, कैलकुलेटर उठाओ, पूछने की जगह देख लो, आएगा, श्योर शॉट आएगा। चलो समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ। और ये बात क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, इन कॉन्सेप्ट का यूज मैं परसेंटेज से ज्यादा अदर टॉपिक्स में करूंगा जो कि आपके अरिथमेटिक के ही हैं। मैं टाइम एंड वर्क में भी यूज करूंगा, टीएसडी में भी यूज करूंगा, एवरेज में भी यूज करूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो होना ही होना है, और एसआईसीआई में भी होना है। इसलिए आपको इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा कमेंट करना है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और ये इनडायरेक्टली आपको ज्यादा हेल्प करेगा। एक ये हो गया, दूसरा ईआरपी भी हो गया, रेशियो। ये दो चीजें पूरा अरिथमेटिक का समझ लो जिस्ट है। अगर आपके ये दो चीजें स्ट्रांग नहीं तो बाकी टॉपिक्स को मत जाइएगा, है ना। पहला काम परसेंटेज में इतना काम करना है कि जो बेसिक कैलकुलेशन है वो फिंगर्स करो, उसके लिए हमें लिखना ना पड़े। दूसरी चीज रेशियो वाला, कि रेशियो का कैलकुलेशन कैसे ब्रेक करते हैं, वह कैसे कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी एडवांस चीजें बाद में धीरे धीरे बताएंगे आपको। यहां तक मामला क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज 1/7। तो 1/7 तो है भाई, अगेन अब प्राइम नंबर, ना इसमें 2 है ना 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रेफरेंस डेसिमल मिलेगा। तो 1/7 में क्या खास बात है कि अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लिखूं तो 0.142857 मिलेगा, और यही 6 डिजिट्स रिपीट होती हैं। और कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं अभी मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी दोबारा सुन लो कि अगर प्राइम नंबर है 7 तो p-1 7-1 मतलब 6 डिजिट्स के बाद से रेपिटेशन मिलेगा, श्योर है। अगर आपके पास लैपटॉप हो, क्योंकि आपको मोबाइल पर तो नहीं दिखाएगा, या गूगल कर लो, 1/13 की वैल्यू चेक करो, कोई भी 1/13 की वैल्यू क्या होती है, कोई भी बताएगा देख कर। 1/13 की वैल्यू 0 पॉइंट करके आएगा, बिकॉज वो परसेंटेज नहीं बताएगा ना, वो तो डेसिमल बताएगा। मैं इसको परसेंटेज में करूंगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई होएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 14.2857 बन जाएगा। ये 1/7 का केस है। बट 1/13 में क्या है बताओ जरा एक बार, गूगल पे देखना, कैलकुलेटर 0.076923 फिर 0.769230, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अगर आप देखोगे 2/13 तो आपको 6 वैल्यूज मिलेंगी, बट दूसरी 6 वैल्यूज मिलेंगी ऐसे ही रिपीट हो रही होंगी 6 के बाद। देखो जब 2/13 देखो, मैं बता रहा हूँ ना क्या रीजन है उसका, बताता हूँ। कितनी आ रही वैल्यू, 153846 153846, यही आ रहा ना। तो हो क्या रहा है, होता तो वैसे जो मैंने बताया वही है कि p-1 अगर 13 है तो 12 डिजिट के बाद रेपिटेशन होएगा, बट इट डजंट मीन कि 12 के पहले नहीं हो सकता। 6 के बाद भी अगर रेपिटेशन हो तो 12 के बाद तो हो ही रहा ना। नहीं समझे मेरी बात को भाई, 6 पे रेपिटेशन है तो अगर 12 की शर्ट देखोगे तो भी तो रेपिटेशन मिलेगा। तो 12 डिजिट्स के बाद में रेपिटेशन मिलेगा, ये बात श्योर है, बट उसके पहले भी मिल सकता है। जैसे 1/11 है, 11 आया प्राइम नंबर ना, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब ये तो एक्चुअल होता है, ये तो फैक्ट्स है। 1/11 कितने के बाद रेपिटेशन आना चाहिए, 10 डिजिट के बाद आना चाहिए, 10 के बाद आना चाहिए, बट उसमें 2-2 के बाद ही रेपिटेशन चालू हो जाता है, तो उसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। वो 2-2 करके 10 का सेट बना लीजिए, अब फिर बोल सकते हैं कि 10 के बाद तो रेपिटेशन श्योर शॉर्ट है, समझ गए। तो अगर जैसे 13 है तो 12 आया, तो 12 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन मिलेगा। अब वो 6 के बाद भी हो सकता है, बिकॉज 6 + 6 = 12, हो सकता है 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, बिकॉज 4 + 4 + 12 है ना। हो सकता है 3 के बाद आ रहा हो, 3 + 3 + 3, मतलब 12 के फैक्टर्स पे काम करेगा वो, समझे मेरी बात को। तो अगर आपको पता रहे कि कौन सी डिजिट्स मिलने वाली, थोड़ा रटने वाला काम है नो डाउट, तो आप ना इन सब चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। जो बात मैं अभी 1/7 के लिए बताऊंगा, आप घर पे जाके 1/13 के लिए करके देखना सकते है ना। कि अगर मैं बोलूं कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का, जैसे 1/6 वाला केस बताया। तो भाई देखो, पहली बात यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डिजिट तक लिखना है, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू अब क्या लिखिएगा,
14.28, बस इतना लिख करके छोड़, इसके ऊपर बार मत लगाओ, बिकॉज दूसरी वैल्यूज मिलेंगे ना। तो 14.28 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप चाहो तो इसके बाद 14.2857 ऐसा कुछ आगे लिख सकते हो। क्लियर? अगर मैं बात करूं आपसे 3/7 की, तो आप समझना पहली चीज कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो 7 का केस हो, चाहे 13 का केस हो, चाहे वो कोई भी दूसरे प्राइम नंबर का केस हो, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, आप ये मान के चलो जो रेपिटेशन आ रहा है वही वैल्यूज ही आपको एवरी टाइम मिलती जाएंगी, वही वैल्यूज ही मिलती जाएंगी आपको एवरी टाइम। अगर आप नोटिस करो, 1/7 का केस है 142857, अब मैं अगर 3/7 लिखूंगा तो यही वैल्यूज मिलेंगे, बट ऑर्डर दूसरा मिलेगा, ऑर्डर हमें दूसरा मिलेगा। हर एक केस में कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा आपको, तो अगर आप हर एक केस को लिख करके जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं 3/7 को बोलूं तो क्या ये वैल्यू 300/7 है, बस ये बताइएगा। जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर आप 300/7 है, इट मींस कि आप 300 को 7 से डिवाइड करने वाले हो। ऐसा करना नहीं, बस समझना है। सॉल्व करते हो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखते हो ना, क्या लिखते हो, 7 को अगर 4 टाइम्स करोगे तो 28 आ जाएगा, तो पहला वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो आपको पता है कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू स्टार्ट विद 4। 4 के बाद क्या है भाई, 2 के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आगे जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। यू कैन से कि इट्स आंसर इज 42.85%। इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं 2/8 क्या होगा, तो भाई 2/7, तो 2/7 ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा भाई, 2 आएगा ना, 7 2 14 होते हैं, तो 2 के बाद क्या है 8, 28.57142857 कुछ भी बोल सकते हो जितना मर्जी, तो आप सीधा सा बोलो 28.57%, बस पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। समझे बात को? मैं अगर बोलूं 4/7 तो किससे स्टार्ट होगी वैल्यू, 5 से, 5 के बाद क्या है 7, 57.14285 बोल सकते हैं, वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसा सिर्फ 7 का केस नहीं है, मैंने 6 में भी बताया आपको, है ना। तो अगर जितनी ज्यादा आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, ये उतना ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है क्वेश्चन में। और आप लोगों को एक बात लग रही होगी, जब वहां कैलकुलेटर अलाउड है तो इतना कैलकुलेशन के पीछे क्यों भागना है ना। तो एक काम कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर मैं इसका यूज क्वेश्चंस में करा सकता हूँ इनके थ्रू क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चंस नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब मैं जिसको डिफिकल्ट बोलता हूँ वो अलग होते हैं थोड़े से, वो वाकई में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, अदरवाइज मैं जल्दी बोलता नहीं, है ना। अगर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट भी हैं तो ये वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, मैं आगे अपनी क्लासेस में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, समझ गया ना यहाँ तक? तो कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी वैल्यू में, तो मैं दोबारा बता दूंगा। गुड। तो क्या मुझे आप लोग जल्दी से ये वैल्यू बता सकते हैं कि 10/7 की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू, बिना कैलकुलेट किए, सामने देख करके? 142, देखो 100 के ऊपर तो जाना है, नो डाउट। तो आपको दिखना चाहिए कि 7/7 से कितना ज्यादा है, 3, तो 3/7 ही पता होना चाहिए ना, 3/7 इज 42.85, तो वो 100 में ऐड कर दोगे तो 142.85% बोल सकते हैं। क्लियर है ना, समझ गए सभी लोग? चलो आगे की वैल्यूज, जैसे 1/8 है तो 1/8 पहले बताया मैंने 12.5 होगा। क्यों होगा 12.5? बिकॉज 1/8 इज नथिंग बट हाफ ऑफ, इसका हाफ है, इसका हाफ है, और अगर 1/8 का भी हाफ कर दो तो क्या मिल जाएगा, 1/16, तो आप बोल सकते हैं 1/16 इज 6.25%। अब मैं 2/16 कर दूंगा तो आपको पता क्या होने वाला है, समझ गए बात को? तो कई बार केसेस सिंप्लीफाई होकर घूम फिर करके वही वैल्यूज मिलेंगे, और अभी मैं सिर्फ वही वैल्यूज बता रहा हूँ जो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी। जैसे 13 का केस मैंने लिखवाया तो, बट मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे पूछता नहीं, मैं सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर? और बाकी देखो, ऐसा नहीं कि वैल्यू मैंने इजाद की, आप कैलकुलेटर पे भी चेक करोगे तो यही आएगा। तो भाई वैल्यूज तो बहुत ज्यादा है, तो जितना आपको याद करना हो, जितनी आपकी क्षमता हो या जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना याद करो आप, तो उसको कोई नहीं रोकेगा, है ना। बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट उतना रिक्वायरमेंट तो है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कम से कम उतनी पता होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? देन मैं आता हूँ 1/9 का। अच्छा आगे के केसेस में नहीं बता रहा हूँ, अगर कहिए तो बता दूं कि अगर 2/8 होगा तो 1/4 बन जाएगा, 3/8 होगा तो क्या आप इसको 2/8 प्लस 1/8 देख पा रहे हो? 2/8 इज 1/4, 25%, और फिर बचा 1/8 में लिख देता हूँ, सोच पा रहे ना ऐसा, 25 प्लस 12.5 37.5 ऐसे बन जाएगा ना, समझ पा रहे बात को? 5/8 क्या हो जाएगा सोचो,
4/8 62.5 हो जाएगा। वेरी गुड। 4/8 मतलब हाफ, 50% निकल गया। अब बचा कितना? 1/8, तो उसमें 12.5 और ऐड कर देना है तो 62.5 बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे 1/9 है और 1/11, मैं दो वैल्यूज एक साथ बता देता हूँ बिकॉज दोनों आपस में रिलेटेड है वैल्यूज। 1/9 जब 9, क्योंकि इसमें भी प्राइम नंबर है ना, और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो रेकरिंग डेसिमल मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे 9 का एक खास बात है कि 9 के केस में किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आती है, और जो डिजिट आती है वही डिजिट रिपीट होती है। अगर 2 आएगा तो 2 ही मिलेगा, 3 है तो 3 ही मिलेगा, 4 है तो 4 ही मिलेगा, कोई दूसरा डिजिट फिर नहीं मिलेगा। तो 1/9 की वैल्यू अगर चेक करोगे तो डेसिमल में 0.11111 मिलेगा, और उसको जब परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कन्वर्ट इन परसेंटेज तो क्या हो जाएगा? 11.11 हो जाएगा, और ये रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा, है नहीं? अगर मैं 2/9 3/9 ये सब पूछूंगा अगर आपसे, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे 11 का टेबल मिलता है ना, 11 के मल्टीपल्स 11 22 33 44 ऐसे। 2/9 इज व्हाट? 22.22%, है ना? क्लियर है? 3/9 इज व्हाट? ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1/3 है 33.33%। 4/9 इज व्हाट? जो 4 दिख रहा है वही रिपीट कर दो, 44.44%। क्लियर? अगर मैं 1/11 का केस बोलूं तो देन योर आंसर इज 9.09%। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे कि 11 के केस में 2 डिजिट रिपीट होती हैं। कायदे से जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो 10 डिजिट के बाद होना चाहिए, बट 2 2 करते हुए आप 10 तक पहुंच जाओगे, है नहीं? तो 10 के बाद तो रेपिटेशन आएगा, बट उसके पहले भी आ सकता है। यहाँ तो कोई डाउट? 11 के केस में खास बात यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट होती है, और जो 2 डिजिट्स रिपीट होती हैं आप चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू जो 11 से डिविजिबल ना हो, उसको आप 11 से डिवाइड करो। बताओ जरा पॉइंट के बाद क्या क्या आ रहा है? स्पेशली नए वाले जितने लोग हैं, निकालो मोबाइल। अक्षय, किया डिवाइड? पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 0909 आ रहा है। आपने वैल्यू क्या ली थी? 100। अच्छा, 111/11। ओके ठीक है, तो 111 डिवाइडेड बाई 11 कर दिया, ठीक है। जो 12 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 12 लिया, अच्छा बताओ ना क्या है? 9/11। हाँ ठीक है। आपने वैल्यू क्या लिया? 7/9 लिया। 7/9 7/11। अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, पॉइंट के बाद अगर आप देख रहे होंगे वैल्यूज जो आ रही हैं, जो 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, जैसे आपका एक बार 0909 आया और इधर आपका क्या आया? 4545 भी आया, तो 45 और आपका 6363 आ रहा है, तो 456393, मतलब 9 तो 93 नहीं होगा, 0909। ये सारी वैल्यूज क्या 9 के मल्टीपल्स है। तो इस केस में 11 के केस में मुझे वो वैल्यूज मिलती है जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं, है ना? तो जैसे अगर मैं बोलूंगा 2/11 क्या होगा, तो 9 इंटू 2 क्या होता है भाई? 18। तो आपको मिलेगा 18.181818% ऐसा मिलता जाएगा, समझे? तो अगर मैं बोलूंगा 3/11 क्या है, तो 3 टाइम्स 11 क्या होता है भाई? 27.272727 ऐसा मिलता जाएगा, और ऐसे आप आगे भी लिख सकते हो। सिर्फ 9 के टेबल लिखना है। 9 के केस में 11 के मल्टीपल्स, 11 के केस में 9 के मल्टीपल्स, बस इतना ही रहता है। बीच में एक वैल्यू 1/10 जो कि सबसे आसान है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 1/10 इज व्हाट? 10%। 2/10 इज व्हाट? 20%। 30 40 50 ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये वैल्यूज कम से कम पता होनी चाहिए। कुछ और वैल्यूज है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ फिर खत्म करता हूँ वैल्यूज को। जैसे 1/12, 1/12 किसका हाफ है? 1/6 का, तो 16.66 था ना, 8.33 हो जाएगा, 8.33। क्लियर? अब ये भी रेकरिंग डेसिमल है बिकॉज 12 में क्या है? 2 है, मतलब 4 है और 3 है। तो प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 2 और 3 दोनों है, तो 3 की वजह से यहाँ रेकरिंग डेसिमल आएगा, ये श्योर है नहीं? फिर 13 हटा दिया, 14 हटा दिया, 1/15 इज 6.66%।
ठीक है, 1/16 ऑलरेडी बता दिया मैंने 6.25%, देन 1/20 इज 5%, 1/25 इज 4%। इस टाइप से कुछ और भी वैल्यूज आप जितना मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट कम से कम आप अगर इतनी वैल्यूज को याद रखेंगे जितनी मैंने बताई हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। क्लियर? क्लियर सभी को? ठीक है, तो अब अगर कभी आपसे बोला जाए, ये तो हो गई बात फ्रैक्शनल वैल्यूज की। फ्रैक्शनल वैल्यूज से थोड़ा परसेंटेज वैल्यूज की तरफ आते हैं कि सपोज मेरे पास अगर एक वैल्यू है, लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 480, आपसे बोला जाए कि फाइंड दी 48% ऑफ 480, मतलब इसका आपको 48% पता करना है। तो नॉर्मल तरीका क्या है कि जो वैल्यू पता करना है वो आप न्यूमरेटर में लिखते हो, है ना। 48% का मतलब क्या, परसेंटेज हटाना है तो आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 48/100 फाइंड करना है किसका, 480 का, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। बट इसको पता करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर आपको 48 का स्क्वायर पता हो तो बड़ा आसान है, प्रोडक्ट, और ना पता हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा पुराने वाले बताएं 48 का स्क्वायर। रहने दो, आप क्या टाइम हो चुका है, रहने दो। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट देखोगे तो 23040 आएगा, एक जीरो भी तो है, और 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 230.4, ये इसका 48% हो जाएगा। ये तो तब है जब आपको प्रोडक्ट पता है, नहीं पता है तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे ऐसी वैल्यूज लिखी जाए कि हम यहाँ तक आसानी से पहुंचे। तो मुझको क्या दिख रहा है कि 48% जो है इट कैन बी रिटन एज 50-2, मतलब 50% और 2% का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो इतना आना चाहिए। तो मुझे बस ये बताएंगे आप लोग, इसका 50% कितना दिख रहा है, 240, और उससे नीचे ही आना है। तो ये आपको बता रहा है कि अगर 240 से नीचे की तरफ आना है हमें, और है ना, तो वैल्यू जो होगा 48% वो 240 से तो छोटा ही होगा, है ना। 240 से कितना कम आना है मुझे, 2% और नीचे आना है इसका। अब नोटिस करो सभी लोग, जैसे कोई वैल्यू है, यही वैल्यू है 480 है, अगर मैं पूछूं इसका 100% कितना है तो आप क्या बोलोगे, 480 ही है। मैं बोलूं इसका 10% क्या, तो आप क्या बोलोगे, 48 हो जाएगा। इधर हो क्या रहा है कि यहाँ पॉइंट लगा रहे थे, इधर भी एक के बाद पॉइंट लगा देते है नहीं। अगर यहाँ पे भी पॉइंट लगा दो, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, तो आपको क्या दिखेगा, 1% इज 4.8, तो 2% इज व्हाट। तो आपके पास जो 50% की वैल्यू आई है 240, उसमें से 2% की जो वैल्यू 9.6 घटा देता है, तो 230.4 ही तो बचेगा। तो आपको प्रोडक्ट पता होगा तो भी आएगा, नहीं पता है आप इस टाइप से जाओगे तो भी आ जाएगा। तो बस इसके लिए करना क्या होगा कि वहां तक अगर पहुंचना जल्दी से, तो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यूज तक पहुंचना आना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी वैल्यूज जो है ना, उसका परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए ताकि हम जल्दी से उसको फाइंड कर सकते है नहीं। तो इंटीजर में है तो भी कर सकते हैं, नॉन इंटीजर है तो भी कर सकते हैं, वो अभी थोड़ा आगे चल करके डिस्कस करेंगे, और अभी ज्यादा नहीं करेंगे वरना फिर इसी में पूरा 2 घंटा निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दोबारा एक बार बता दोगे? क्लियर? तो ये तो बात होगी कि परसेंटेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखा जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि जैसे अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और इस पेन का कॉस्ट लेट से अभी है 45 रुपीज, ठीक है, इस पेन का कॉस्ट है अभी 45 रुपीज, और अगर मैं इसको बढ़ा करके इस पेन का जो प्राइस है उसको हाइक कर दूं, एंड नाउ द न्यू प्राइस इज लेट से 60 भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम सपोज 64.5 कर दें, 64.5 कर दें, है नहीं, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ गया, तो आपको ये ध्यान रखना दिस इज न्यू प्राइस एंड दिस इज क्या बोल रहे हो इसको, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये पुराना प्राइस है मेरे पास, और ये प्राइस जो है ये हमारे पास नया वाला प्राइस है। क्लियर है? तो अब आपको एक बात देखना है यहाँ पर कि जब आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज कितना हाइक हुआ है या परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज में एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पहले एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है 100, ठीक है,
ये मेरे पास पेन है जिसका प्राइस इनिशियली 100 रुपीज है और 100 रुपीज से ये पेन का प्राइस मैं ले आया 10 पे, तो प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है प्राइस। तो मैं अभी जिस टाइप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रहा हूं उसमें क्या है कि मैं क्या देख रहा हूं, फ्रॉम 100 टू 10। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझना। अभी मैं क्या देख रहा हूं, इस डायरेक्शन का क्या मतलब है, मैं किधर से किधर जा रहा हूं, फ्रॉम 100 टू 10, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 90%। दिख रहा है सबको? बट मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं अगर 10 से 100 की तरफ जाऊं तो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है भैया? 10 का 90% ओनली 9 होता है। कितना? 110 का 110% 11 होता है खाली, तो 21 पे पहुंचोगे। इसीलिए जानबूझ करके एग्जांपल दिया है, इसको हटा दिया मैंने कहा ज्यादा अच्छा समझाने का। 900% का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितने का हो रहा है? देखो बात ये ना, वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड करती है कि आप उसको किससे कैलकुलेट कर रहे हो। आप पहले समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है पहला वाला, फ्रॉम 100 टू 10 देयर इज अ डिक्रीज, तो एक अलग डिक्रीज है। बट अगर मैं बोलूं फ्रॉम 10 टू 100 तो एक इंक्रीज आ रहा है अपने पास। बट हम लोग को क्या लगा पहला 90, क्योंकि 90 का डिक्रीज हुआ तो हमने क्या बोल दिया 90 का इंक्रीज। तो मुझे बस बता दो 10 का 90% कितना होता है? 9 होता है। क्या यहाँ 9 ही बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा है। इट मीन सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज तो होता ही नहीं है कि अगर 20% बढ़ाए तो 20% घटा दें, गलत हो जाएगा। इस बात पे कैट में हर साल क्वेश्चन आएंगे। कैट क्या किसी भी एग्जाम में मैं देखता हूँ हर साल इस चीज को लेकर के एक क्वेश्चन रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर के। लोग को लगता है यही होगा, गलत हो जाता है। पहली बात ये क्लियर हुई सभी को, सेम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। अगर वापस उसी वैल्यू पर आना है तो सभी लोग कंफर्म करें, ऑनलाइन वाले भी। सर फिर से बता दीजिए। अभी दोबारा बता देते हैं, यहाँ वाले बताओगे? क्लियर है? गुड। तो देखो बेसिकली होता है क्या है, जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं हमेशा तो थोड़ा सा अलग रहता है। उसको मैं लिखवाता हूं चेंज अपॉन चेंज इनटू 100। बुक्स वगैरह में क्या लिखा रहेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, कुछ ऐसा लिखा रहता है ना। क्वेश्चन में भूल जाते हैं, तो बेटर क्या है कि जो मैं बता रहा हूं, जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया है समझना, मैं लिख के बताता हूं। पहला स्टेटमेंट जो था मेरा वो था फ्रॉम 100 टू 10, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम 10 टू 100। तो 10 टू 100 पे इंक्रीज है और 100 से 10 पर डिक्रीज है। तो परसेंटेज चेंज जो मैंने बताया आपको फॉर्मूला, अगर उस चीज को देखा जाए, फॉर्मूला क्या दिया अभी आपको, चेंज अपॉन चेंज फ्रॉम। तो यहाँ चेंज कितने का आ रहा है? 90 का। अब यहाँ चाहो तो आप साइन लगा सकते हो निगेटिव या जो भी मर्जी, उसका मतलब क्या, डिक्रीज और कुछ नहीं। तो चेंज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ, है ना, आइदर कुछ भी हो सकता है। और आप यहाँ पे क्या करोगे कि अगर डिक्रीज है तो चेंज डिक्रीज बोलोगे, इंक्रीज है तो इंक्रीज बोलोगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला क्या था, चेंज अपॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है चेंज फ्रॉम। आप कहां से चेंज देख रहे हो? मैंने बताया ना जब इनिशियल, जब सबसे पहला फ्रैक्शन बताया था 13/25, आप 13 स्कोर को कहां से कैलकुलेट कर रहे हो? मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स से, इसलिए उसका परसेंटेज 52 आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे मार्क्स से फाइंड करोगे तो 13 ही वैल्यू कुछ और परसेंटेज देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो 13 को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप किस पर्टिकुलर वैल्यू से चेक कर रहे हो। समझे बात को? क्लियर है? हो सकता है मेरी इनकम आपसे डबल हो, 100% ज्यादा हो आपसे, बट हो सकता है मेरी इनकम किसी से 50% ज्यादा हो। इनकम मेरी उतनी है बट वैल्यूज अलग अलग, हो सकता है किसी से कम भी हो। समझे मेरी बात को? क्लियर है? तो यहां पर चेंज अपॉन चेंज फ्रॉम, दिस इज द फ्रैक्शन, और इनटू किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे जो डिक्रीज है वो कितना आ रहा है, 100 कट गया 90% का। बट यहां पे मैं बोलूं कि आपको देखना है चेंज अपॉन चेंज फ्रॉम, तो वैल्यू में चेंज तो वही है, चेंज तो वही है, बट बदल क्या रहा है, चेंज फ्रॉम बेस वैल्यू। अभी बेस वैल्यू क्या है, और इनटू 100 करिएगा तो अब आपके पास आ जाएगा 900% का इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज आ रहा है 900% का, जबकि डिक्रीज कितना है, सिर्फ 90%।
समझे मेरी बात को? है डिफरेंस दोनों में? क्लियर है? अब ये मत कर देना कहीं 40 का है तो आप बोलो 40 का डिक्रीज हो रहा है तो बोलो कहीं 400 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक जीरो बढ़ा दो, अलग अलग रेट से होती है वैल्यूज बढ़ती करती है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। ऐशानी आपने पूछा था, क्लियर है अभी? ठीक है, चलो ये होगी बात परसेंटेज चेंज की। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। अब यहाँ से मैं क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ। जब तक क्वेश्चंस में सिर्फ 1% चेंज है तब तक क्वेश्चन आसान है, बट क्वेश्चन में जहां पर एक से ज्यादा परसेंटेज चेंज आने लग जाएंगे, क्वेश्चंस वहां से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कायदे के क्वेश्चंस, है ना। इसका एक बेटर एग्जांपल होता है जैसे डिस्काउंट्स मिलते हैं, या जैसे स्टॉक्स की वैल्यू होती है। जैसे शेयर मार्केट में अगर आप देखो तो उनकी वैल्यू लगातार बढ़ रही होती है, कभी घट रही होती है, तो लगातार कुछ परसेंटेज बढ़ा रहा है, घट रहा है, एट लास्ट फाइनल वैल्यू निकाली जाती है कि कितना बढ़ा कितना घटा, होता है ना ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैं डिस्काउंट्स की बात करता हूँ, तो अगर डिस्काउंट्स में अगर मैं बात करूं, आजकल तो कम है लेकिन पहले बहुत होता था, ऐसे लिख करके देते थे कि 50% प्लस 40% का डिस्काउंट होता था ऐसा। अभी भी शायद कुछ कुछ जगह पर मिल जाएगा शोरूम के बाहर, बट एक टाइम था उस टाइम पर शोरूम के बाहर ऐसे लिखा रहता था हमेशा। अच्छा, मान लो अगर कभी लिखा है 50 प्लस 40 प्लस 10% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या है? 100% डिस्काउंट। और अगर और आगे 5% लिख दें तो दुकान वाला फिर 5 रुपए आपको देगा अलग से। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कोई सामान बिल्कुल ही फ्री में मिल गया, या अगर आपको कभी बोलता कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो फ्री तो होता ही नहीं है, एक्चुअल में तो फ्री होता ही नहीं है, प्राइस बढ़ा करके बाय 1 गेट 1 कर दो तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट होता है। जो बाय 2 गेट 1 है, बाय 3 गेट 5 है, जो कुछ भी बोलते हैं उसमें भी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या है कैसे भी देख लेंगे हम लोग, उसका इश्यू नहीं है, बट कुछ भी फ्री नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कोई शॉप वाला, कोई शॉपकीपर आपको कुछ भी सामान फ्री में, है ना, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है अगर बाय 2 गेट 1 है, वो 2 लोगों ने एक खरीद ली, उससे को तीसरा मेरे दे दो देगा? तो फ्री में नहीं देगा, वो 2 खरीदने के बाद ही एक फ्री देगा, है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसका मतलब 100% तो नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनिशियल प्राइस है, देखो अभी मैंने प्राइस तो दिया नहीं आपको कि प्राइस कितना है, आप चाहो तो उस प्राइस को 1000 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 400 मान लो, 500, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप क्या मानना चाहते हो। बट जो बेस्ट वैल्यू होती, जो अज्यूम की जाती है परसेंटेज के क्वेश्चंस में, वो होती है 100। बट इट डजंट मीन कि एवरी टाइम 100 ही अज्यूम करना है, आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो, डिपेंडिंग की वैल्यूज पॉइंट्स में ना जाए, वैल्यूज पॉइंट्स में ना जाए। मैं कुछ केसेस में अलग अलग वैल्यूज भी दिखाऊंगा आपको, बट मोस्टली केसेस में 100 से काम चल जाता है, क्योंकि 100 से अगर आप 20% बढ़ाओगे तो वैल्यू 120 हो जाएगी, लेकिन 45 से 20% बढ़ाओगे तो 54 होगा, शायद जल्दी नहीं दिखेगा। तो 100 से तो परसेंटेज उतना ही बढ़ेगा घटेगा जितना एक्चुअल में होता है, समझ गए बात को। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इनिशियल प्राइस को 100 अज्यूम कर लूं, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला जो प्राइस है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर कुछ वैल्यू बची, जो वैल्यू बची उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और फिर जो वैल्यू बची उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये होता है मुद्दा, और फिर जितना बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? अब अगर मान लो जैसे आप लोग गंज में गए और कुछ मोबाइल खरीदना है आपको, और एक ही मोबाइल जो है 2 अलग अलग शॉप्स पे बिक रही है। एक है शॉप नंबर 1 जो ये डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे, या एमआरपी पे ही मिलता है हमेशा, है ना। शॉप नंबर 2 है वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, कैलकुलेट नहीं करना है किसी को, बस इधर देखना है 40% और 50%। ये शॉप नंबर 2, ठीक। 2 अलग अलग शॉप्स, सेम मॉडल का मोबाइल है, ठीक, और वो अलग अलग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप किस शॉप के पास जाएंगे? और रीजन यही होएगा कि जहां ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, हम लोग को तो वही चाहिए। हाँ, आप बताओ किस शॉप पे जाओगे और क्यों जाओगे? फर्स्ट वाले पे। कौन बोला? दोनों सेम है तो कहीं भी जाएगा, ठीक है। हाँ, कैसे पता? हाँ, कैलकुलेट कर लिया ना, तो यही तो बोले कैलकुलेट नहीं करना, तो मना किया था ना कैलकुलेट नहीं करना, तो जैसे भी करो कैलकुलेट तो किया ना, कैलकुलेट किया ना।
अब बताओ भाई, कुछ लोगों का वन आ रहा है, फर्स्ट वाली शॉप क्यों, सेकंड वाली शॉप कौन बोला? हाँ आप सेकंड वाले, गुड। अब बताओ अपना रीजन। आप फिर भाई वैल्यू मत कैलकुलेट कराओ, रीजन दो। कुछ लोग कहेंगे बाद में बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ कुछ लोग कहेंगे यहाँ शुरुआत में बहुत डिस्काउंट मिल रहा है ना? जो फर्स्ट वाले वो बोलेंगे कि बड़ी वैल्यू पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा तो ये वाला होगा, उनका लॉजिक ये रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं लास्ट में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन होता है क्या है कि अगर आप कैलकुलेट करो जैसे शोएब ने बोला तो दोनों सेम आता है, नो डाउट सही है, दोनों सेम आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, अगर मैं ये वाला केस यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला है ना, अगर इनिशियल वैल्यू 100 है, समझिएगा, मैं 50% का डिस्काउंट दूं अगर, तो वैल्यू क्या बची? 50%। ये रिमेनिंग वैल्यू लिख रहा हूँ। और इसके बाद अगर मैं 40% का डिस्काउंट दूं तो 40% ऑफ इस बार रिमेनिंग वैल्यू से देना ना, तो 50 का 40% इज 20, तो वैल्यू कितनी बची? 30। एंड देन आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10% किस पे मिलेगा भाई? 30 पे मिलेगा। तो 30 का 10% कितना होगा? 3। तो आपके पास वैल्यू क्या बची? तो आफ्टर दिस डिस्काउंट जो चीज 100 रुपए की है, जो पेन या कोई भी चीज जिसका कॉस्ट या मोबाइल जो कि 100 रुपए का है, उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, या कितना डिस्काउंट मिलेगा? 27 पे करना है कि डिस्काउंट है? बाकी लोग बताएं। ये 27 बचा, ये 27 क्या है? फाइनल वैल्यू इसका क्या करूंगा? ये पे करना है, ठीक है। तो मतलब आपको 100 की जगह 27 जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो पे करना है। आपको 100 की जगह क्या करना है? 27 पे करना है। तो अगर 27 पे करना है, इट मीन आपका डिस्काउंट कितना आ रहा है? 73% का आ रहा है। समझ गए बात को? अगर यही यहाँ पे सॉल्व करूं, मैं 100 से स्टार्ट करूं और इस बार पहले 10% का डिस्काउंट देना है, ये इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है और वैसे करेंगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मेरे पास क्या बचा? 90 का 40% इज व्हाट? 36। भाई देखो, इसका 10% ना होगा और 10% को 4 टाइम्स करो तो 9 4 36। तो 36 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 54। और एट लास्ट 50% मीन्स 50% मीन्स हाफ। इसका हाफ कर दो, क्या आएगा आंसर? कैसा आएगा? तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं दुकान वाले है ना? दोनों वैल्यूज सेम है। और एक खास बात और कि आप इन्हीं 3 वैल्यूज को किसी दूसरे ऑर्डर में सॉल्व करके देखो तो भी सेम ही आएगा। इन्हीं 3 वैल्यूज को किसी दूसरे ऑर्डर में सॉल्व करके देखो, चेक कर लो चाहे खुद से बना करके। कौन सा ऑर्डर लिख दूं बताओ? कितना लिखा जाए? 40 10 50 कर दें? अगर ये कर देते हैं तो पहले 100 से 40 डिस्काउंट करोगे, 60 से 10 डिस्काउंट करोगे, और 54 पे आ गए तो फिर 50 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरी वजह से नहीं है, ये होता ही है। अगर आप दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो और अगर उन वैल्यूज का अगर आप ऑर्डर बदल देते हो, बट वैल्यूज वही है, वैल्यूज में कोई भी पॉइंट में भी छेड़खानी नहीं करनी है, विद वैल्यूज आर सेम, तो वैल्यूज के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट पहले आपको सीखना था यहाँ से। ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेट सब कर लेंगे थोड़ी देर बाद, सब बोलते सब सेम है अगर सब कैलकुलेट करते हो। पर सीखना क्या है आपको कि अगर देखो, पहली बार जब एक से ज्यादा चेंजेस होंगे परसेंटेज चेंज, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और इन केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, चाहे 2 इंक्रीज हो, चाहे 3 इंक्रीज हो, चाहे 50 इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बट अगर वैल्यू सेम है ना, तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लो, एवरी टाइम यू विल गेट द सेम वैल्यू। इज इट क्लियर? क्या भैया कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता दूं। क्लियर? गुड। मैंने बोला कि अगर 2 3 4 5 जितने भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हैं, जितने भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हैं, मैं अगर उनको सॉल्व करूं चाहे कितने किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करूं, एवरी टाइम आई विल गेट द सेम वैल्यूज। इट मींस कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है जब मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को सॉल्व करूंगा। तो अगर मान लो जैसे ये क्लास है या स्टॉक्स है, मान लो पहले दिन स्टॉक 50% बढ़ गया, स्टॉक्स का शेयर्स का वैल्यू 50%, सेकंड डे स्टॉक्स जो है फिर 60% बढ़ गया, थर्ड डे जो अचानक से ड्रॉप है 80% ड्रॉप हो गया। अब वो पहले कौन सा सॉल्व करना है बाद में सॉल्व करना, उसकी टेंशन नहीं है।
आप किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करोगे एट लास्ट यू विल गेट द सेम वैल्यू। समझे मेरी बात को? एक विलेज है उसका पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बैंक पीएसएससी में, कैट में नहीं आएगा बट बैंक पीएसएससी में, कि एक विलेज उसका पॉपुलेशन 10 लाख है, पहले साल 45% बढ़ गई पॉपुलेशन, दूसरे साल 60% बढ़ गई, फिर फ्लड आ गई, कुछ हो गया, कुछ ट्रेजेडी हो गई, अचानक से पॉपुलेशन 60% ड्रॉप हो गई, बताओ कितनी होगी? तो उसमें कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देख लो, किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करो आंसर वही आएगा। बस यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जब किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं तो आप पहले बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करो, छोटी वैल्यूज को जितना जल्दी सॉल्व करेंगे ना आप उतना जल्दी पॉइंट्स में चले जाओगे। तो कोशिश ये करो ऐसी वैल्यूज लो कि हम पॉइंट्स में ना जाए, तो आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बात क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, एक बार और बता दो। अब देखो सक्सेसिव परसेंटेज है तो छोटी सी चीज, बट और कैलकुलेट करना भी बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका यूज हम लोग को दिखता नहीं है, इसका यूज सीखना है हम लोगों को, और इसका यूज अगर सीख गए तो आप बाकी टॉपिक्स में भी यूज कर पाएंगे। इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। शेप पहचानते होंगे वाला, क्या है? रेक्टेंगल है ना। तो अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ है, ये भी लेंथ है, ब्रेथ है, और ये वाला भी ब्रेथ है ना। बस सब 90-90 है अभी, ठीक है रेक्टेंगल। हाँ, तो अगर ये रेक्टेंगल है और मैं पूछूं इसका एरिया क्या होता है, तो आप बता पाओगे एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। कितने लोग यहाँ पे कभी अपनी जिंदगी में फिजिक्स पढ़े? सभी नहीं पढ़े? अच्छे पढ़े हैं? हाँ तो फिजिक्स अगर कभी पढ़ा है तो आपने एक टर्म खूब सुना होगा कि दिस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू, ऐसा खूब पढ़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो आपको समझ में आता है ये बात? सभी लोग नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले है ना। अगर मैं बोलूं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, बोल सकते हैं यहाँ पे? अच्छा बोल सकते हैं, तो क्यों बोल सकते हैं? एज एरिया इंक्रीजेस या एज लेंथ इंक्रीजेस, मतलब वाइस वर्सा होएगा, बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे ना। माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं लेंथ को एग्जैक्टली 20% बढ़ाऊं तो क्या एरिया एग्जैक्टली 20% बढ़ेगा? आपको ही बताना पड़ेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने लेंथ को 20% बढ़ाया तो क्या एरिया भी एग्जैक्टली 20% बढ़ेगा? देखो सिंपल सा आंसर है, या तो यस या तो नो। नो वाले कितने? एक। यस वाले कितने? बाकी सीबीटी। आपने भी नो बोला था पहले। अब तो बताना पड़ेगा भाई, कायदे से समझाओ उस बात को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लेंथ को एग्जैक्टली 20% अगर इंक्रीज करूं तो क्या एरिया एग्जैक्टली 20% ही बढ़ेगा? ये है मेरा क्वेश्चन। बढ़ेगा ये तो श्योर है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो एरिया भी 20% ही बढ़ेगा, ये है मेरा क्वेश्चन। अब आंसर अपना यस और नो में करेंगे। बताएं भाई, ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं आंसर, बताना पड़ेगा ना भाई, खाली बैठने से काम नहीं भाई। सिंपल सा है, यस या नो। यस वाले कोई नहीं, नो वाले बाकी को कोई मतलब ही नहीं मेरे से। कांस्टेंट है तो वो तो मुझे भी पता इंक्रीज होएगा। ये तो आप लोग ने बोला है कि लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, ब्रेथ के लिए कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, उसके लिए बोला नहीं क्या तुम लोग, सेम है। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर 20% बढ़ाऊं लेंथ को तो क्या एरिया एग्जैक्टली 20% ही बढ़ेगा या कोई और वैल्यू हो सकती है? सब ना तो यस बोल रहे ना, या तो सब नो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये इसका मतलब ये होता है कि जब मैं कोई चीज पूछता हूँ समझ में आया तो मतलब आधों को नहीं आया और आधों को आया, या कुछ को आया, बहुत लोगों को नहीं आया। अगर एक ही क्वेश्चन का मेरे को आंसर, दो ही आंसर है और दोनों नहीं मिल रहे तो यही मतलब है। अब मेरे को ये वाली सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास में,
है ना। कोशिश ये रहती है जितना ज्यादा समझा पाऊं आप लोगों को। अब कितने लोग यस वाले हैं? हैंड रेस करो, कायदे से दिखना चाहिए। ओके, नो वाले, इनको अभी भी मतलब नहीं है, बात ही नहीं समझ में आ रही अभिषेक। चलो कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, ये बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया मैंने। ये जो डेफिनेशन बनी है कि लेंथ इज या एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये डेफिनेशन ही बोलती है कि जितना जितना लेंथ को बढ़ाओगे उतना उतना एरिया बढ़ेगा। तो अगर आपने 20% बढ़ाया तो एग्जैक्टली 20% ही बढ़ेगा, तो श्योर है। बट अगर इस टाइप से पूछा जाए ना, बहुत बेसिक बेसिक बातों को, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वहां पे गलत आंसर कर जाते हैं। ये बैच में तो पहली बार था कि कुछ लोग बोले कि हाँ, लेकिन मोस्टली क्लास में सब बोलते हैं नो। तो होता यही है कि बहुत सिंपल बातें ही पूछी जाती हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर है तो हम अटक जाते हैं। आपने भी काट दिया था? नहीं दिया था, आपने दिया था, है ना, और आपने दिया था। पूरा 22 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन, कितने ऐसे क्वेश्चन लगे आपको कि कोई ऐसी चीज आ गई जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं? अरे वीक स्ट्रांग नहीं पूछ रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज लगी जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। अगर मैं पूरा सेट अगर आपको कभी सॉल्व कराऊंगा पूरा 2022 का, कभी टाइम मिला अगर कराऊंगा, कोई ऐसी सिंगल बात निकल करके नहीं आएगी कि हमें पता ही नहीं। पता सबको होगा, बट उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा था, बस इतना खाली अंतर होता है। तो कभी देखो पीएचडी तो करा नहीं रहा है क्या आपको कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो और आप ना कर पाओ। आपको मैथ्स में पीएचडी थोड़ा करनी है, आपको खाली बेसिक चीजें क्लियर करनी है, और उनका बस एक ही मोटिव रहता है कि कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो आपके पास सोल्यूशन हो, बस यही मोटिव होता है उनका, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये बात हो गई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन द ब्रेथ इज कांस्टेंट, है ना। होता है क्या है, अच्छा वो साइंटिफिक वाला हटा दो, सब हटा दो। ये तो बात क्लियर हो गई कि लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं लेंथ को 20% बढ़ाऊंगा तो एरिया एग्जैक्टली 20% ही बढ़ेगा। कोई अगर कुछ और बोलता है तो गलत है, सही नहीं हो सकता कभी भी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिर्फ ब्रेथ को 10% बढ़ा दूं तो एरिया कितना बढ़ेगा? अब सब नहीं बोल रहे, 10% बढ़ेगा, है ना, लेंथ कांस्टेंट। लेकिन क्या होएगा अगर मैं लेंथ को भी बढ़ा दूं 20% और ब्रेथ को भी बढ़ा दूं 10%, दोनों काम हो रहा है इस बार, कैलकुलेट नहीं करना है, एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या वो 30% आएगा? एग्रीगेट वैल्यू क्या है भाई? चलो, तो इसमें बहुत लोगों को लगता है कि वो 20 पढ़ा रहा है, 10 पढ़ा रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं 30। तो ये यहाँ पर नहीं होता है। ये जो चीज है, मैं देखो एक पहली बार समझो, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ को बढ़ा दिया 20%, तो नया रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिख जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ ब्रेथ को बढ़ाना है मान लो 10%, तो ब्रेथ सिर्फ बढ़ाओगे तो 10% बढ़ जाएगा, तो ये 10% बढ़ गया, 20% बन गया, बट नया डायग्राम आपका रेक्टेंगल नहीं बना। भाई लेंथ को भी बढ़ा रहे हो, ब्रेथ को भी बढ़ा रहे हो, तो रेक्टेंगल ही तो बनेगा फाइनली। ये ऐसा कुछ पतंग टाइप बन जाएगा, बनेगा तो रेक्टेंगल। लेकिन आपने यहाँ 20% बढ़ा दिया, 10% 30% तो दिख रहा है, बट रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। आप अगर 30% बताओगे तो उसमें क्या मिसिंग है? ये वाला पार्ट मिसिंग है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो काम है ना, या तो आप एक बार में लेंथ को बढ़ा लो, एक बार में ब्रेथ को बढ़ा लो। पहले लेंथ को बढ़ा लिया और उसके जस्ट बाद आपने ब्रेथ को बढ़ा लिया, फाइनली आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा। या आप दोनों को एक साथ बढ़ा लो तो भी फाइनली ये रेक्टेंगल तो मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? चाहे 1 by 1 बढ़ाओ, चाहे एक बार में बढ़ाओ, बनेगा फाइनली यही। तो अगर आप 1 by 1 बढ़ाओगे तो आप क्या कर रहे हो, पहले आप 10% 20% बढ़ा रहे हो, बाद में आप 10% बढ़ा रहे हो, और एक के बाद एक बढ़ाते जाओगे तो क्या होएगा, वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा। भाई ओरिजिनल रेक्टेंगल में ही तो बढ़ाना था ना, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल इधर है, लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ ये बढ़ गई भाई। मान लो लेंथ 10 है तो ये 2 बढ़ गया, लेंथ नया 12 हो गया, है ना। ब्रेथ मान लो यहाँ पे 5 है,
है ना, और इसको 10% बढ़ाओगे तो 0.5 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल तो इधर है ना, उसी में तो बढ़ा घटा रहा हूँ। तो हम लोगों को दिमाग में यही आता है। तो एक्चुअल में होता है क्या कि जब आपने लेंथ बढ़ाया है तो उसी टाइम पर मेरा रेक्टेंगल चेंज हो गया। अब रेक्टेंगल नया वाला ये है। अब अगर आप 10% बढ़ाओगे तो पूरा पूरा 10% यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेगा, मतलब ओरिजिनल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो इंक्रीज की हुई वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो जब इंक्रीज की हुई वैल्यू भी बढ़ रही है तो क्या हो गया, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गया। समझे मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इस टाइप से, लेट द इनिशियल एरिया इज 100, है ना। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनिशियल एरिया इज 100, और अगर मैं यहाँ पर देखो दो बार वैल्यू चेंज हो रही है, एक लेंथ के लिए एक ब्रेथ के लिए, फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से आप किसके लिए देख रहे हो, पहले और किसके लिए बाद में। अगर मैं पहले लेट से लेंथ के लिए लिखता हूं तो मैं बोलूंगा दिस इज इंक्रीजिंग बाय, तो नाउ माय एरिया विल बी व्हाट। अब मुझे पता है जब मैं ब्रेथ को बढ़ाऊंगा तो 10%, तो इंक्रीज एरिया बढ़ेगा ना कि सिर्फ पुराना वाला, इंक्रीज एरिया बढ़ेगा ना। तो इंक्रीज एरिया क्या है, तो अब आप 10% बढ़ाओगे, बट कहां से बढ़ाओगे, 120 से बढ़ाओगे, तो 120 का 10% क्या आ जाएगा, 12। तो आप कहां पहुंच गए, तो आप बोलोगे जो एरिया 100 था, नाउ दैट एरिया इज 132, 100 से बढ़ गया 32, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आएगा 32 कि एरिया एग्जैक्टली 32% बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो, आप चाहो तो चेक कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अगर आप पहले 10% बढ़ाते हो, अच्छा ध्यान ये रखना जहां इंक्रीज है तो इंक्रीज ही करिएगा, जहां डिक्रीज है तो डिक्रीज ही करिएगा, तभी सेम आएगा। बट इंक्रीज को डिक्रीज बढ़ा दो तो सेम तो नहीं आ सकता ना, तो 110 हो जाएगा। अब बाद में अगर आप इसको 20% बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका 20% कितना आएगा, 22, और 22 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आएगा तो वही, जैसे हर बार मोदी जी ही आते हैं है ना, तो आएगा वही आंसर। क्लियर है, समझे बात को क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? अच्छा, अगर क्वेश्चंस में देखो, एक तो ये मेरा तरीका है, मैं इसको अपना ही तरीका बोलता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। अगर क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है लाइक दिस, यहाँ पे दो दो टर्म्स है ना, लेंथ एंड ब्रेथ, तो दो ही चेंज करा पाया मैं यहाँ पे। तो अगर सिर्फ दो ही परसेंटेज चेंज आ रहे हैं तो देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड नेट चेंज, विच इज कॉल्ड नेट चेंज। नेट चेंज का मतलब कि आफ्टर few successive percentage change, what is the overall percentage change, what is the overall percentage change, like यहाँ पे 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, बट फाइनली वैल्यू कितनी बढ़ी, that final percentage change is called net change। is it clear, is it clear? और नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, and this works when there is only two successive percentage change, for 3 मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले 2 को सॉल्व करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको किसी तीसरे के साथ जो दिया होगा मतलब उसके साथ सॉल्व करूंगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग चीजें मैं ज्यादा करता नहीं, तो मैं उसको सीधा ही सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब ये ध्यान ये रखना कि ये फॉर्मूला में अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, डिक्रीज है तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी, क्योंकि एक 10% एक 20% का है। अच्छा, फॉर्मूला में एक ही जगह बी कर दूं, बी की जगह ए कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये फॉर्मूला खुद बोल रहा है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां हो जाएगा +20 +10 +20 +10 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कट जाएगा भाई। यहाँ से 30 आ रहा है और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जो बच गया था रेक्टेंगल का एरिया, जो बचा वाला था वो 2 ही था, तो कितने हो गया टोटल 32। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव देगा तो वो इंक्रीज है, वैल्यू निगेटिव देगा तो वो डिक्रीज। तो अगर आप चाहो तो आप नेट चेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर सकते हो, जो मैं करता हूँ जनरली, बिकॉज अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है तो शायद आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि चलो इस फॉर्मूला में मैंने यूज कर लिया सक्सेसफुल परसेंटेज चेंज को, और कहाँ यूज कर सकता हूँ? फॉर्मूला क्या था, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला आया जहां कुछ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहां कुछ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब समझना सब लोग जरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना एज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक, यहाँ 2 वेरिएबल सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है,
अगर मैं बोलूं आपसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल्स है, लेकिन सब तीनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तीनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज कर सकता हूँ, 3D के लिए भी यूज कर सकता हूँ, 2D के लिए भी यूज कर सकता हूँ, 4D होता तो शायद उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। समझे मेरी बात को? तो चाहे 3 वेरिएबल है, चाहे 2 वेरिएबल है, चाहे 10 वेरिएबल है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें कुछ भी चेंज करिएगा तो इट विल बी वर्क एज सक्सेसिव परसेंटेज, उसी की तरह ही वर्क करेगा, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर आप नोटिस करो ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, लाइक पीएचडी में आएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं, इस बात पर नहीं जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड और टाइम पे। आप स्पीड बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाओगे, कितना परसेंट का चेंज आएगा आप सीधे निकाल सकते। नहीं समझे? क्लियर है? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है ना। आपका एक्सपेंडिचर किस चीज पर डिपेंड करेगा, प्राइस पर और क्वांटिटी दोनों पर। अगर सिर्फ एक में चेंज लाओगे तो उतना ही चेंज आएगा। भाई जैसे मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं खूब, आपके पास, आप 1 लीटर ही लेते हो, क्वांटिटी आप 1 लीटर लेते हो, मान लो कल को प्राइस 20% बढ़ गया, तो आप क्या होगा, थोड़ा सा क्वांटिटी हमें कम मिलेगी। लेकिन अगर आप 100 रुपए ही भराने जा रहे हो तो, लेकिन अगर मान लो आपको 1 लीटर लेना है, प्राइस 20% बढ़ गया, तो आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, 20% ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। प्राइस 10% घट गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10% कम पे करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंडिचर मेरा दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक पर नहीं है। अगर सिर्फ एक पे है तो उतना ही एग्जैक्टली चेंज आएगा, दोनों पे है तो क्या करोगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो अगर एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया 50%, और आपने क्या किया कि फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम कर दिया, मतलब आपने कोशिश किया कि चलो फ्यूल ज्यादा नहीं भराते भाई, आपने फ्यूल जो है क्वांटिटी को 20% कम करा दिया, तो अब शायद आपका एक्सपेंडिचर कुछ और हो जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर पे कुछ और इफेक्ट आएगा, तो पूछा जाएगा आपसे। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है 50%, और आप जो क्वांटिटी है, जो पहले 5 लीटर भरवाते थे अब 4 लीटर भरवाते, तो क्वांटिटी जो है वो 20% घटा देते हो आप। तो ये चेंज लाने के बाद जो आपका जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था, वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे पता करोगे, दैट विल बी फाउंड थ्रू द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो आपके पास दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, आप ऐसे कर सकते हो, लेट द इनिशियल एक्सपेंडिचर इज 100। अगर सिर्फ प्राइस को देखोगे 50% बढ़ गया तो बढ़ा दो भाई, मुझको 150 देना पड़ता, 150 देना पड़ता, लेकिन मैंने क्या कोशिश की, क्वांटिटी कम करा लें, तो मुझको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। मैंने कितनी क्वांटिटी कम करा दी, तो मुझे इसका 20% कम देना पड़ेगा। इसका 20% कितना है, तो मैं कहां पे एंड किया, तो मैं, मेरा एक्सपेंडिचर 100 रुपए था, बट क्वांटिटी कम करने के बाद भी मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 20% बढ़ गया। 20 रुपए नहीं, 20% बोलेंगे, 20% बढ़ गया, तो अभी भी मुझको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और यही हुआ है पिछले 7-8 सालों में। खूब प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी कम होती गई है, सैलरी नहीं बढ़ रही लोगों की, तो लोगों के एक्सपेंसेस पे फर्क पड़ा है, और इसका फर्क जो है आगे रिजल्ट पे पड़ेगा, आज नहीं तो 4 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो पड़ेगा। क्या? चलो, तो थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहते। ये क्लियर है सबको? समझे मेरी बात को? और इसी बात को आप थ्रू नेट चेंज वाला फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो। कितना इफेक्ट आया, 20% का। माय फॉर्मूला वाज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 50 आएगा प्लस 50, 20 जाएगा माइनस 20, फिर प्लस 50 इंटू डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से कितना आएगा, माइनस का 10। भाई 50 है, -20 -10 कितना आ गया, तो प्लस का आया या नेगेटिव आया, तो मतलब 20% इंक्रीज, तो आपका एक्सपेंस जो है वो 20% बढ़ गया, एक्सपेंस जो है वो 20% बढ़ गया। समझे मेरी बात को? पेट्रोल के प्राइसेस में क्या हुआ, पहले तो खूब बढ़ाया, एक टाइम था कि हर रोज ही बदलता था प्राइस, और जब इलेक्शन आया तो क्या किया, एक बार थोड़ा सा कम कर दिया, तो लोगों को लगा प्राइस कम हो गया, है ना। बट हुआ क्या कि ज्यादा बार बढ़ाया, घटाया एक बार, वो भी कम, फाइनली क्या हुआ, बढ़ा ही रहा।
लेकिन मेंटली क्या हुआ कि कम हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस भले बढ़ा है, एक्सपेंडिचर कम कर दिया है, बट अभी भी मेरा एक्सपेंस ज्यादा ही है। समझे मेरी बात को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? हैंड रेस तो कर दिया आपके नहीं, कुछ को दो अलग अलग चीजें सुनाई दी हैं। एक मिनट फिर से बोलो। कोई 2 पाई आर एच वाला था? नहीं बोला कोई? अच्छा चलो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो अगर जैसे एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे। उसके पहले आते हैं, जैसे रेक्टेंगल का तो काम मैंने बता दिया, रेक्टेंगल वाला तो हो गया हम लोगों का। जैसे अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, वी हैव अ स्क्वायर, इसका साइड कुछ भी है, मुझे नहीं पता, आप कोई वैल्यू चाहो तो ले सकते अपने मन से। अगर एक स्क्वायर है और इसकी साइड को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा? एरिया एरिया कैसे? फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर क्या होना चाहिए आंसर? 740 बोल दो। देखो बेसिकली जैसे रेक्टेंगल का एरिया था, तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा था। स्क्वायर का बोलूंगा तो भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, बट दोनों सेम है, तो उसको कोई आपकी गलती नहीं है, दोनों सेम ही है। तो आपको क्या करना है, ए इंटू ए की तरह ट्रीट करना है कि भाई अगर इसमें 20% बढ़ा तो इसमें भी 20% बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, तो आप ये बोलोगे कि मुझको सेम इंक्रीज करना है 2 बार। यहाँ पे भी 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, बिकॉज कितने वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2, बट दोनों सेम है, इसलिए ए स्क्वायर लिख दिया गया एक ही बार में। समझे नहीं समझे? तो अगर 20% बढ़ा रहे हो तो 100 से पहले 120 जाओगे, फिर 120 से 20% बढ़ाओगे, कहां पहुंच गए? 144 पे पहुंच। नहीं समझे? लिख दूं? अरे सब नहीं समझे। तो 20% बढ़ाओगे तो 120, और फिर 20% बढ़ाओगे तो इसका 20% इज 24, कहां पहुंच गए? तो अगर आप 20 जैसे 50 प्लस 40 प्लस 10 का मतलब 100% नहीं था ना, ऐसे 20 प्लस 20 का मतलब 40% कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसका मतलब सक्सेसिव ही जाएगा, तो 2020 के 2 सक्सेसिव इंक्रीज लगाना है, देन योर आंसर इज 44%। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट? अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल है और ये होती है इसकी रेडियस, ठीक, अगर मैं रेडियस को 20% रिड्यूस कर दूं, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा? कितना? कितना? ऐसे ही मैं गलत कराता हूँ बस, और आप गलत कर दें। मैं दूसरी वाली क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग इससे रिलेट करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं 36% पक्का? चलिए देखते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पाई आर स्क्वायर है भाई, अगर रेडियस बढ़ाओ घटाओ पाई पे कोई फर्क पड़ेगा? पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और वैसे आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी आप प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते थे ना, तो यहाँ पे ये वही कांस्टेंट है। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे रिड्यूस करना है, तो होता है क्या है कि हमने बस एक सॉल्व किया, बस दूसरा उसी उसी पर रिलेट कर देते, गलत हो जाता है। 100 से स्टार्ट करो, 20% रिड्यूस करोगे क्या आ जाएगा? 80। फिर आप 20% रिड्यूस करोगे तो किससे रिड्यूस करोगे? तो 80 का 20% अलग होता है, और 120 का 20% अलग होता है, इस वजह से डिफरेंस है। इसका 20% इज 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें कहां पहुंच जाओगे? 64 पे पहुंच जाओगे। तो आप स्टार्ट 100 से किए थे, पहुंच रहे 64 पे, कितना घट गया? 36 घट गया। नहीं समझे? क्लियर है? एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा एक बात सोचो सभी लोग, कि जैसे अगर एरिया 100% है, 20% रिड्यूस किया, तो एरिया कितना बचा? 80%। आप क्या लिखोगे?
एक बार चेंज किया 80%, दोबारा चेंज किया फिर 80%। इसको सॉल्व करके देखो कितना दे रहा है, 64। तो ये डायरेक्टली आपको दे रहा है कि आपके पास एरिया कितना बचा, 64, बिकॉज आपने रिड्यूस कितना किया, 20%। जब भी किसी वैल्यू को रिड्यूस करोगे वैल्यू कितनी बचेगी, 80%। जब भी किसी वैल्यू को 20% इंक्रीज करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। नाउ टेल मी कि अगर ये 80% है, इट कैन बी रिटन एज 80/100। कैन आई राइट 80/100 और द 80% एज 0.8, 0.8, क्योंकि दो बार है तो क्या मैं 0.8 लिख सकता हूँ। 8 into 8 is what? तो सीधा बोलोगे एरिया 100 था 64 हो गया। 0.64 का मतलब क्या हुआ, 64%। हाँ, तो कितना डिक्रीज हो गया, 36%। जब आपने 20% लेंथ बढ़ाई तो 1.2 हो गया। 1.2 into 1.2 आपको 12 का स्क्वायर आना चाहिए, 1.44। 1 is 100%, 1.44 is 144%। so area is increased by, तो अगर आप ऐसे कर सकते हो मल्टीप्लाई तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे। सेम वैल्यूज पे तो स्क्वायर दिख जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज होंगे तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। कोई डाउट। नाउ माय क्वेश्चन इज सिलेंडर वाला, बड़ी देर से वेट कर रहा है। अगर रेडियस को मैं 30% बढ़ा दूं और हाइट को मैं 40% घटा दूं, 40 नहीं, चलो ठीक है 40 कर देता हूं, ठीक है। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा। रुको वैल्यू अच्छी कर देता हूं ताकि पॉइंट में ना जाओ। चलो यहाँ 40 कर लो और यहाँ 50 कर लो, ठीक है, ठीक है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा ये आपको बताना, कितना इफेक्ट आएगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये बताना। हाँ 70%। अच्छा ये आंसर इनकम्प्लीट है, ये आंसर इनकम्प्लीट इसलिए बिकॉज आप सिर्फ 70% नहीं बोल सकते, या तो 70% इंक्रीज बोलोगे या तो 70% डिक्रीज बोलोगे जो है, समझे बात को। तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है ये बताना। हाउ मच, 15.5 डिक्रीज, ओके देखते हैं। 30% वॉट डिक्रीज, ओके। एक ही क्वेश्चन दिया है भाई, अलग अलग तो नहीं दिया सबको, तो ये अलग अलग आंसर भी मत दो। 2% डिक्रीज, बिल्कुल डिफरेंट आंसर, देखते हैं। ऑनलाइन वाले भी आंसर कर सकते हैं। सर 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज, ओके। इसलिए तो क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला। अक्षय तलहा एंड आपका नाम भूल गया, हाँ नमन, हाँ नहीं आया आंसर। कौन बोला 5%, 5%, नाम बताओ। फहद, कैसे 5%, कितना है, अब सेम आंसर आने लगा। हाँ दोबारा चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज पाई आर इंटू एच। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, 2 उसमें सेम है, ये बोल सकते हो। तो आर एक बार नहीं है, आर तो जो 40% का इंक्रीज है वो एक बार नहीं है, 40% का इंक्रीज 2 बार है, और एक बार 50% का डिक्रीज है। किसी भी ऑर्डर में आप सॉल्व कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। 40% बढ़ाओगे किसी वैल्यू को, सुनना 1.4 इंटू 1.4 इज 1.96, 96% बढ़ गया वैल्यू 196। 50% कर दोगे हाफ आ गया 98 पर, बच गया 2% कम हो गया। 2% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए इतना लिखना नहीं पड़ता है जो आप लोग लिख लिख करके गलत आंसर कर रहे हो। 5 कहां से आ गया भाई, तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ
लिखना है, लिखने के लिए क्या करूंगा भाई कि भाई अगर मैं अज्यूम करूं कि माय वॉल्यूम इज 100 से लेकर चल सकते हो कि अगर 40% बढ़ाओगे तो पहले आप 140 बढ़ गए पहुंच गए, फिर 40% बढ़ाओगे तो 14 4 से 56 होता है, 196 पहुंच गए। इसके बाद आपको 50% घटाना है तो मतलब आपको हाफ कर देना है, आप 98 पर आ गए। 100 से स्टार्ट किए थे 98 पे खत्म किया, वैल्यू 100 की जगह 98 बच गई, 2% कम हो गया भाई। 40 40 दो बार है, 1.4 इंटू 1.4 इज 1.96, उसका हाफ, 196 का हाफ क्या होता है, 2% कम हो गया। सिंपल, नहीं समझे? क्लियर है सभी को? कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, मैं दोबारा बता दूं? ऑनलाइन वाले भाई जितने लोग हैं सभी लोग बताएं एक बार। Clear, sir. गुड। Excuse me, sir. यस, Sir, net change वाले फॉर्मूले से निकल सकता है इसका आंसर? नेट चेंज फॉर्मूला 2 बार यूज करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो अगर ये काम कर सकते हो कि 2% चेंज जो है उसको अगर आप डायरेक्टली चेक कर लो, पॉजिटिव है 50 नेगेटिव है, तो 96 इंटू -50 डिवाइडेड बाई 100, ये काम कर सकते हैं नेट चेंज। लेकिन ये तब जब पहला 2 सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? ये तब जब पहला 2 सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप फंस जाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से करोगे तो यहाँ 48 हो जाएगा, तो ये माइनस का 48 है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 50 माइनस का 48 कितना हो गया, माइनस का 98 और प्लस का 96 है, क्या दे दिया आपको? तो कभी गलत आंसर नहीं दे सकता। -2 मीन्स डिक्रीज, पॉजिटिव आता तो इंक्रीज। तो अगर आप नेट चेंज यूज करेंगे, 3 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसका तरीका ये है कि कोई भी 2 को सॉल्व करो और उसके थ्रू जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लो, तो आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको यही यूज करता हूँ हमेशा। और अगर थोड़ा बहुत अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख जाओगे, आज पहली क्लास है, थोड़ा मेहनत करिएगा, 1 हफ्ते बाद कम से कम ऐसा होने लग जाएगा कि आप ये जो बात मैं लिख रहा हूँ शायद लिखना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली बोल पाओगे। अगर अच्छी वैल्यू, भाई पॉइंट वगैरह में होगा तो मुझे भी लिखना पड़ेगा, बट अगर इस टाइप की वैल्यूज है तो कुछ लिखना ही नहीं है। समझे मेरी बात को? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, शीट दिया ना मैंने आप लोगों को? अच्छा, मैं शीट के ऑर्डर में नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे पीछे अपना ऑर्डर चेंज करूंगा, अपने अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, है ना? तो मैं एक बार देख लूं जरा, फिर बताता हूँ आपको, पूछता हूँ मतलब। हम्म, 26 का ए पढ़ो जरा आप लोग, तब तक मैं स्लाइड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये वाला। When the price of an article is increased by 20%, its sales is decreased by 20%, 30%. What is the effect on the sales revenue? पहला वाला सॉल्व करना है। अब ये देखना है कितने लोग मेरी बातों को इस क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके लिए समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या रहे हैं, है ना? रेवेन्यू के लिए पूछ रहा है फाइनली, इफेक्ट ऑन द सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस टोटल जितना पैसा कलेक्ट हुआ, है ना? जैसे मैंने एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला दिया था ना, वैसे रेवेन्यू वाला भी फॉर्मूला होता है। तो रेवेन्यू इज व्हाट, सेल्स मतलब क्वांटिटी से मतलब है यहाँ पे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बात वही है, चाहे एक्सपेंडिचर लिखो चाहे लिखो, मतलब ये पैसा आया तो। ठीक, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है और इन्हीं दोनों में अगर कुछ चेंज करूंगा तो किसकी तरह काम करेगा वो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह। तो प्राइस में क्या दे रखा है, प्राइस में 20% का इंक्रीज दे रखा है, और क्वांटिटी में सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी से कि सेल बढ़ गई सेल घट गई मतलब क्वांटिटी है।
तो क्वांटिटी से का मतलब है यहाँ पे 30% का डिक्रीज है। तो एक वैल्यू 20% बढ़ रही है, एक वैल्यू 30% घट रही है। तो देखो मैं ज्यादा लिखने पे भरोसा नहीं करता, मुझको पता है जैसे वैल्यू 30% घट गई, 100 से कितनी हो गई 70, फिर क्या करना है 70 से 20% बढ़ा दो, कहाँ पहुंच गए 84 पे पहुंच गए, 100 से चालू किए था ना, 84 पे पहुंच गए, क्या हुआ खत्म हो गई बात। जबरदस्ती नेट चेंज क्यों यूज करना है, या जबरदस्ती क्यों लिखना है, तो आसान वैल्यूज है ना, और करना ही है तो लिख लो भाई, कोई इशू नहीं है। एक जगह लिखोगे +20, एक जगह लिखोगे -30, फिर लिखोगे +20 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व करोगे तो आपको -16 ही देगा, कुछ और दे ही नहीं सकता। प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई डाउट। और वैसे लिखते अगर लिख के दिखाऊं तो 100 से पहले मैं 120 मतलब 20% बढ़ाऊंगा तो 120 पहुंच जाऊंगा, और 30% घटाऊंगा तो 36 घटा दूंगा तो फिर 84 पे आ जाऊंगा, फिर भी 16%, फिर भी वही आएगा। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा बताया जाए, क्लियर। बी वाला अब गलत आंसर मत करो भाई, पक्का पक्का। अगर देखो ये क्वेश्चन मैं अगर पहली बार दिया होता इस क्लास में जैसे आया था और उस टाइम पे क्वेश्चन दिया होता मैंने ना, तो सब बोलते सर नो चेंज, कि 25% बढ़ाया 25% घटाया, है ना। तो मैंने तो पहले बताया जब भी सेम बढ़ाओगे सेम घटाओगे तो आप ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आओगे, वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी। आप सब लोग मेरी बात समझो जरा, 6.25% डिक्रीज, ये ऐसे क्वेश्चन में अगर सेम परसेंटेज का इंक्रीज है और सेम परसेंटेज का डिक्रीज है तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होती है, ये बात श्योर है, वैल्यू हमेशा। और अगर इसी को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में बोलूं कि अगर एक मतलब सेम परसेंटेज का प्रॉफिट है और सेम परसेंटेज का लॉस है तो ओवरऑल लॉस ही आएगा हमेशा, समझ पा रहे बात को, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होकर के मिल रही है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा नेट चेंज का फॉर्मूला समझाने के लिए कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। नेट चेंज का फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बस मेरी बात एक बात बताओ आप लोग, अभी ए और बी दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये पार्ट की वैल्यू क्या होने वाली है 0, मतलब आप आंसर कहां से आएगा, तो मतलब 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, समझे मेरी बात को। तो अगर मैं बोलूं 20 का इंक्रीज 20 का डिक्रीज, फाइनली 4% डिक्रीज, बिकॉज 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 करना है, खाली दिमाग में बैठा लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समझे मेरी बात को। 30 का इंक्रीज 30 का डिक्रीज, 50 का इंक्रीज 50 का डिक्रीज, कितना 50 का इंक्रीज 50 का डिक्रीज, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट गया ना, 25 से बचा, तो 25% का डिक्रीज। कॉपी पेन नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, 15% का इंक्रीज और 15% का डिक्रीज, या 22.5, हाँ 2.25 आएगा, बहुत लोग जल्दबाजी में 22.5 बोल जाते हैं, समझे। तो अगर सेम इंक्रीज है या सेम डिक्रीज है तो फाइनली क्या होएगा, अगर दो ही बार है मतलब एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, तो ओवरऑल हमेशा लॉस आएगा, या ओवरऑल वैल्यू हमेशा डिक्रीज होकर के मिलेगी, और वो आंसर आएगा सिर्फ इतने ही पार्ट से, ए बी अपॉन 100 से। यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में नेट चेंज वाला ज्यादा यूजफुल है यहाँ पे, क्योंकि आपको फिर सॉल्व नहीं करना है ना, सीधा आंसर करना है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलो आज के लिए बस करते हैं, थैंक यू एवरीवन।